हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पीएचपी के एक नया सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं और ये पीएचपी से रिलेटेड पहला वीडियो है जिसमें हम लोग पीएचपी के इंट्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आज के वीडियो की ऑब्जेक्टिव के बारे में, किन किन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी के बारे में और उसके साथ साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में और उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट के बारे में कि कौन कौन टाइप्स के वेबसाइट होते हैं। उसके साथ साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पीएचपी को हमें क्यों सीखना चाहिए, क्या जरूरत है पीएचपी को सीखने की, और उसके साथ साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले उन सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि यूज करने वाले हम लोग पीएचपी की कोडिंग में। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पीएचपी के बारे में। तो देखिए, पीएचपी का जो फुल स्टैंड होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट प्रीपोजिशन, और जो ये पीएचपी है वो यूज किया जाता है डायनामिक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए या फिर एक वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। और ये जो पीएचपी है वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। अब ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और साथ साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे डायनामिक वेबसाइट क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में कि वेब के अंदर कौन कौन से टाइप्स के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वेब में दो तरीके के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं। पहला होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरा होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अभी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, चलिए इसके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। तो देखिए, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि यूजर जब भी किसी ब्राउजर पे किसी भी यूआरएल का या फिर एक वेब पेज का डिमांड करता है या फिर रिक्वेस्ट करता है तो वो जाता है सर्वर के ऊपर। अब सर्वर के ऊपर जितने भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होंगे उस वेब पेज से रिलेटेड या फिर उस वेबसाइट से रिलेटेड, उसको वो क्या करता है, पहले ब्राउजर पे लोड करता है। लोड करने के बाद वो ब्राउजर पे रन होता है। यानी कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सर्वर के पास में होते हैं उसको पहले वो क्या करता है, ब्राउजर पे लोड करता है, उसके बाद में रन होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं वेब के अंदर। तो सबसे पहला जो है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। साथ साथ में HTML भी एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है और CSS भी। इसके अलावा भी ढेर सारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं वेब के अंदर, बट हम लोग ज़्यादा के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में अगर कुछ ऐसा टॉपिक आता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। देखिए, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर एक यूजर किसी भी ब्राउजर पे किसी भी यूआरएल का या फिर एक वेबसाइट का या फिर एक वेब पेज का डिमांड करता है या फिर रिक्वेस्ट करता है तो वो जाता है सर्वर के ऊपर। अब सर्वर क्या करता है, सर्वर के पास में जितने भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं उस वेबसाइट से रिलेटेड या फिर उस वेब पेज से रिलेटेड या फिर उस यूआरएल से रिलेटेड, उसको वो सर्वर के ऊपर ही रन करता है और ब्राउजर को वो रिजल्ट के फॉर्म में वो HTML पेज देता है। ठीक है, और वो HTML पेज ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं, चलिए इसको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीएचपी के बारे में। ये पीएचपी जो है एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। अब हम लोग इस सीरीज में पीएचपी के ही बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जो पीएचपी है वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उसके साथ साथ में Node.js जो है वो भी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है और जावा भी हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और पाइथन भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट के बारे में। कौन कौन टाइप्स के वेबसाइट होती है वेब के अंदर। ठीक है, तो दो तरीके की वेबसाइट होती है, पहला होता है स्टैटिक वेबसाइट, दूसरा होता है डायनामिक वेबसाइट। अब इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल को लेके। सपोज करिए हमारे पास में एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, हमें उस इंस्टीट्यूट में अगर रिजल्ट को डिक्लेयर करना है, हम लोग ऑनलाइन उसको डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो हमें जरूरत पड़ने वाली एक वेबसाइट की। ठीक है, और उसमें हम लोग दो तरीके से उस वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। पहला तरीका है हमारे पास में स्टैटिक और दूसरा है डायनामिक। अब उसको हम लोग डेवलप कैसे करेंगे, तो हमें वेबसाइट बनाने के लिए एक पेज की जरूरत होगी। ठीक है, अब उस पेज को डेवलप करने के लिए हम दो तरीके से डेवलप कर सकते हैं। पहला कि हम लोग एक स्टैटिक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं और दूसरा हम लोग डायनामिक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए, स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट में अगर हमें 1000 स्टूडेंट्स के रिजल्ट को अगर हमें पब्लिश करना है तो हमें 1000 पेज भी डेवलप करना पड़ेगा या फिर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, बट डायनामिक वेबसाइट के अंदर क्या होता है, हमें एक फैसिलिटी मिलती है कि हम एक डाटाबेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है,
और डाटाबेस के अंदर हम लोग इस 1000 स्टूडेंट्स का जो डिटेल्स होगा या फिर डाटा होगा उसको हम लोग डाटाबेस के अंदर कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन सिर्फ हमें डायनेमिक वेबसाइट के अंदर मिलता है, न कि स्टैटिक वेबसाइट के अंदर, ठीक है। हम लोग डाटाबेस के अंदर इन 1000 स्टूडेंट्स का डाटा ऐड कर लेते हैं या फिर स्टोर कर लेते हैं, और फिर जिस स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट देखना होगा वो अपने कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे फिल करके और वो एक सिंगल पेज पे 1000 स्टूडेंट्स की डिटेल्स फैच कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग को डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए सिर्फ एक सिंगल पेज की जरूरत पड़ती है, और ये जो डाटाबेस में जितने भी डिटेल्स या फिर डाटा स्टूडेंट के स्टोर होते हैं वो यहाँ पे फैच कर दिए जाते हैं। यानी कि इन दोनों को, पेज को और डाटाबेस को कनेक्ट कर दिया जाता है, और जब भी कोई भी स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देखता है कोई, तो उसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिल करनी होती है, और वो इंफॉर्मेशन रोल नंबर हो सकता है, क्लास हो सकता है, नेम हो सकता है, और उसके बाद में वो उनका जो रिजल्ट होगा वो इस पेज में फैच हो जाएगा और फिर इस पेज में वो डिस्प्ले होने लगता है, ठीक है। अगर हम लोग स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं तो स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग को 1000 पेज डेवलप करना पड़ेगा। अब 1000 अलग अलग पेज डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट के अंदर हमें कुछ भी अगर एडिट करना होता है तो हमें कोडिंग के थ्रू ही कुछ एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और डायनेमिक वेबसाइट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। डायनेमिक वेबसाइट के अंदर हम लोग को ऑप्शन मिलता है, हम लोग एक एडमिन पैनल क्रिएट करते हैं, और डायनेमिक वेबसाइट के अंदर हम कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी रिमूव कर सकते हैं। ये सारी की सारी फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमको मिलती है डायनेमिक वेबसाइट के अंदर, ना कि स्टैटिक वेबसाइट के अंदर। यानी कि जो स्टैटिक वेबसाइट होता है, अगर उसमें हमें कुछ भी एडिट करना पड़ेगा तो हमें उस पेज पे जाके हमें कोडिंग के थ्रू, यानी कि हमें कुछ भी अगर एडिट करना है तो हमें कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है, हमें कोडिंग आनी चाहिए। जबकि डायनेमिक वेबसाइट के अंदर क्या होता है, हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, और डाटाबेस में सारा का सारा कुछ स्टोर कर देते हैं, और हमारे पास में एक एडमिन पैनल होता है जो कि डाटाबेस से अटैच होता है, और हम लोग जो कुछ भी उस पेज में मॉडिफिकेशन करना होता है उसे हम लोग इजिली एडमिन पैनल के थ्रू मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। जबकि स्टैटिक वेबसाइट के अंदर हमें कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती है। यानी कि स्टैटिक वेबसाइट जो होता है वो एक सिंपल वेबसाइट होता है, और डायनेमिक वेबसाइट जो होता है वो डायनेमिक वेबसाइट एक क्रिएटिव वेबसाइट होता है। यानी कि हम हमारा जो भी पोर्टल बना होता है, जितने भी लॉगिंग पेज होते हैं वो ज्यादातर डायनेमिक वेबसाइट के थ्रू ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी देता है डायनेमिक वेबसाइट। अब चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि हमें पीएचपी क्यों सीखना चाहिए, क्या जरूरत है पीएचपी सीखने की। तो देखिए, पीएचपी के अंदर हम लोग एक अच्छी डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं, तो डायनेमिक वेबसाइट में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है कुछ भी करने के लिए। आप एक सिंगल पेज के थ्रू आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, किसी भी पेज को कंट्रोल कर सकते हो, कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है आपको पीएचपी के अंदर, आप इसको बहुत ही आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। और साथ साथ में ये जो है ऑलमोस्ट सभी सर्वर पे रन करता है। ढेर सारे लैंग्वेजेस होते हैं जो कि सभी सर्वर पे रन नहीं करते, बट पीएचपी एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि ऑलमोस्ट सभी सर्वर पे रन करता है, ठीक है। साथ साथ में ये कास्ट इफिशियंसी है। पीएचपी जो है उससे हम एक अच्छा क्रिएटिव वेबसाइट बना सकते हैं और एक अच्छा पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पीएचपी एक ऐसी फैसिलिटी देता है जिसमें हम लोग लॉगिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं एक डाटाबेस इस्तेमाल करके, और या फिर हम लोग एक एडमिन पैनल क्रिएट कर सकते हैं, फिर डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हम लोगों को मिलती है पीएचपी के अंदर, क्योंकि पीएचपी एक डायनेमिक वेबसाइट होता है, ठीक है। और पीएचपी के अंदर हम लोग डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो पीएचपी हमें एक फैसिलिटी देता है कि हम लोग कोई भी लॉगिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, और साथ साथ में हम लोग एक डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। एडमिन पैनल के थ्रू हम लोग किसी भी पेज को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये फैसिलिटी हम लोग को पीएचपी के अंदर मिल सकता है, जिससे वजह से हम लोग एक अच्छा क्रिएटिव वेबसाइट हम लोग बनाते हैं या फिर क्रिएटिव पोर्टल्स बनाते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो कि यूज करने वाले हम लोग पीएचपी की कोडिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला आपको जरूरत पड़ने वाली सॉफ्टवेयर की वो है HTML एडिटर। आपके पास में एक HTML एडिटर होना चाहिए आपको पीएचपी की कोडिंग करने के लिए, जिसमें आप लोग ये नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस या फिर सबलाइम को या फिर एटम्स को या फिर ब्रैकेट्स को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला ब्रैकेट सॉफ्टवेयर को, ठीक है। आप लोग कोई भी इसमें से यूज कर सकते हो। और साथ साथ में आपको जरूरत पड़ने वाली है एक वेब ब्राउजर की, जिसमें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो क्रोम को या फिर फायरफॉक्स को या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर को। और भी ढेर सारे वेब ब्राउजर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ क्रोम को या फिर फायरफॉक्स को, ठीक है। आगे आप
आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है एक सर्वर की और एक डाटाबेस की, जिसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो बैम को या फिर एग्जाम को। क्योंकि आप अगर एक सर्वर या फिर एक डाटाबेस को अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा झंझट झेलनी पड़ सकती है, बट यहाँ पे अगर ये दोनों सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल करते हो यानी कि वैम को या फिर एग्जाम को, तो इसमें आपको सिर्फ ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है और आपको बाकी कोई झंझट नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैम सर्वर को और फिर एग्जाम सर्वर को हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उस वीडियो के अंदर वैम को और एग्जाम को इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।